आज दुनिया के सबसे विकसित देश की बात निकले तो अमेरिका का नाम जुबां पर आ ही जाता है। लेकिन इस देश के असली इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस इतिहास की जो आप शायद न जानते हो। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अमेरिका के जन्म से लेकर अब तक का इतिहास। बात है करीब 27,000 साल पुरानी। तब पृथ्वी के पश्चिम छोर पे एक बहुत बड़ा महाद्वीप मौजूद था, जिस पर आज अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का कुछ भाग बसा हुआ है। लेकिन 27,000 साल पहले इस महाखंड का कोई नाम नहीं था। वह सिर्फ एक बहुत बड़ी भूमि थी जिस पर कई प्राणी और पक्षियों का बसेरा था, लेकिन इंसान एक भी मौजूद नहीं था। तो सवाल है, आखिर इतने बड़े महाद्वीप पे इंसान आया कहां से? दोस्तों, 27,000 साल पहले पृथ्वी के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण धरती के उत्तरी भाग में लघु हिमयुग की शुरुआत हुई। तब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कुछ बस्तियों का बसेरा था और आज का रसिया का साइबेरिया विस्तार, जो बेहद ठंडा है, वो थोड़ा गर्म हुआ करता था और वहां पर मंगोलोइड प्रजाति के आदिवासियों का बसेरा था। मंगोलोइड के वो वंशज हमेशा खुराक की तलाश में यहाँ से वहां स्थलांतर कर किसी तरह अपने आप को जीवित रखे हुए थे। लेकिन 27,000 साल पहले आए उस लघु हिमयुग के कारण उन आदिवासियों का जीवन खतरे में आ गया और वो साइबेरिया प्रदेश का मध्य भाग छोड़कर धीरे धीरे पूर्व रशिया की ओर स्थलांतर करने लगे। ये वो दौर था जब साइबेरिया में मैमथ जाति के हाथी भी बसे हुए थे, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के इस फेरफार के कारण उन मैमथों का भी खात्मा हो गया। लेकिन मंगोलोइड आदिवासियों के वो वंशज किसी तरह अपने आप को बचाकर पूर्व रसिया की ओर चले गए। अगर आज हम अमेरिका और रशिया के बीच में देखें तो कोई भी भूमि भाग नजर नहीं आता। इन दोनों देशों के बीच बेरिंग नाम का समुद्र है जो अमेरिका और रशिया को अलग करता है। लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच में इस बेरिंग नाम के समुद्र में कई छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है। 27,000 साल पहले जब लघु हिमयुग की शुरुआत हुई, तब इन छोटे छोटे टापुओं के बीच समुद्र में ठोस रूप से बर्फ जमा हो गई और अब ये दोनों देश बर्फ की चादर के जरिए एक हो गए। यहाँ पर जीवन का संघर्ष कर रहे रसिया के पूर्व किनारे पर जो मंगोलोइड आदिवासी इकट्ठा हुए थे, वो इस बेरिंग समुद्र के बीच के बर्फ के पुल को पार कर अमेरिका के पश्चिम छोर पे आ गए, जहाँ उनको एक नई ही भूमि देखने को मिली। 27,000 साल पहले वो आदिवासी आज के अलास्का और कनाडा कहे जाने वाले विस्तार में फैल गए। लेकिन ठंड मौसम का प्रकोप तो वहां पर भी वैसा ही था जैसा वो साइबेरिया में देख कर आए थे। जीवन से जूझते हुए वो आदिवासी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और थोड़ा और आगे बढ़ने से उनको एक नई ही दुनिया दिखाई दी, जो बेहद खूबसूरत थी। चारों ओर बड़े बड़े मैदान थे, हरियाली धरती थी और वातावरण भी थोड़ा गर्म था। और ये वही भूमि है जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। आदिवासियों को ये नई जगह पसंद आ गई। इस नई दुनिया में भोजन और रहने लायक जगह भी मुहैया हो गई और वो लोग यही बस गए। सदियों बाद धीरे धीरे हिमयुग खत्म हुआ और रशिया और अमेरिका के बीच बेरिंग के समुद्र में कुछ समय से बना वो बर्फ का पुल भी पानी में विसर्जित हो गया और अब फिर से अमेरिका और रशिया अलग अलग देश बन गए। 27,000 साल पहले अमेरिका में बसे मंगोलोइड आदिवासियों के वंशज अमेरिका में हजारों सालों बाद फूलने फलने लगे थे। उनका वतन अब अमेरिका था और वो अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण सन 1492 में लगा, जब यूरोप के एक सागर खेड़ू क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें खोज लिया। यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करें तो वो वास्तव में अमेरिका नहीं, लेकिन भारत की खोज में था और भारत को उस वक्त यूरोप में इंडिया कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग इंडिया के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे, इसलिए इंडिया की खोज में थे। 14वीं सदी से पहले भी भारत के कई व्यापारी यूरोप में अपना व्यापार करने जाते थे और यूरोप के भी कई व्यापारी भारत और एशिया में आते थे। और क्योंकि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, कोलंबस अपने नाविकों को लेकर स्पेन से भारत की खोज करने के लिए निकल गया।
उससे पहले भी कई नाविकों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने की कोशिशें की थी, लेकिन वो लोग अफ्रीका खंड को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे और इतने बड़े खंड की भूमि खत्म ना होने के कारण उन्होंने अफ्रीका को अनंत मान लिया था। इसलिए कोलंबस ने सोचा कि भारत विपरीत दिशा में होगा और वो महीनों तक उत्तर अटलांटिक महासागर की पश्चिम दिशा की ओर सफर करता रहा और वो 12 अक्टूबर 1492 के दिन अमेरिका खंड के बहामास के किनारे पहुंचा। जब कोलंबस बहामा उतरा तब उसने वहां लाल चमड़ी वाले आदिवासी लोगों को देखा और क्योंकि वो इंडिया की तलाश में था उसने उन लोगों को रेड इंडियन नाम दे दिया। कोलंबस ने दिया वो नाम मंगोलोइड आदिवासियों के इन वंशजों के लिए बिल्कुल ही गलत था। अमेरिका में अपना शांत जीवन जी रहे ये आदिवासी को तो ये भी नहीं पता था कि कहीं और भी दुनिया में इंसानी बस्तियों का बसेरा है। वो लोग तो बस अमेरिका की पृष्ठभूमि को ही अपनी दुनिया मानते थे और हजारों किलोमीटर दूर से आया कोलंबस उनके लिए एक एलियन के समान था। मूल अमेरिकन आदिवासी बहुत ही भोले भाले थे। वो कोलंबस को देखकर पहले तो डर गए, लेकिन कोलंबस बहुत ही चतुर, चालाक और निर्दयी इंसान था। उसने कुछ भेंट सौगात देकर इन आदिवासियों को बहला दिया और कुछ महीनों बाद जब वो अपने देश स्पेन वापस गया तो उसने इनमें से 6 आदिवासियों को धोखे से बंदी बनाकर अपने साथ जहाज में ले लिया ताकि वो स्पेन में जाकर ये प्रूव कर सके कि उसने इंडिया की खोज की है। कोलंबस जब वापस स्पेन गया तो स्पेन की रानी इसाबेला के सामने बंदी हालत में और जंजीर से जकड़े हुए इन 6 आदिवासियों को पेश किया गया और कहा कि उसने इंडिया की खोज कर ली है। हालांकि ये 6 आदिवासी अपनी दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर किसी और दुनिया में आ गए थे और वापस जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। कोलंबस दूसरे ही साल वापस 40 जहाजों के साथ अपनी खोजी हुई उस नई भूमि पर गया और इस बार वहां से लगभग 300 आदिवासियों को बंदी बना लिया और वो वापस आते वक्त स्पेन ले आया और रानी के सामने प्रस्तुत किया। रानी को कहा कि आप इन्हें गुलाम बनाकर रखिए। इन भोले भाले आदिवासियों को देखकर रानी का मन पिघल गया और उन्होंने कोलंबस को यह फरमान किया कि इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा और कहा कि तुम्हें अगली बार वापस जाते वक्त इन्हें उनके देश छोड़कर आना होगा। और जब तीसरी बार कोलंबस अमेरिका की भूमि पर वापस गया तो उसे इन आदिवासियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वहां पर भी आदिवासियों का इस्तेमाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोलंबस इन आदिवासियों को गवार मानता था। तो अब दोस्तों आप ही सोचिए हम इस कोलंबस को क्या माने। खैर यूरोप में ये बात फैल गई कि कोलंबस ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया है, लेकिन 5 साल बाद ये अफवाह गलत साबित होने वाली थी क्योंकि वास्को द गामा ने कालीकट बंदर पे आकर इंडिया की खोज कर ली और यूरोप में सबको पता चला कि कोलंबस कितना गलत था। यहाँ पर यूरोप के रूलरों को लगा कि पोर्टुगीज ने अब इंडिया को खोज लिया है, इसलिए उन्हें अब कोलंबस ने ढूंढी नई धरती पर जाकर अपनी कॉलोनीज बनानी चाहिए और अपने देश का विस्तार करना चाहिए। और अमेरिका की उस धरती पर राज करने के लिए स्पेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में होड़ मच गई और सालों तक यूरोप के लोग और ज्यादातर स्पेनिश अमेरिका की उस धरती पर आते रहे। यहाँ पर यूरोपियन लोगों का अमेरिका में बसेरा होते ही उन बेचारे भोले भाले अमेरिकन मूल आदिवासियों की जिंदगी नर्क बन गई। यूरोपियन लोग किसी भी तरह उनको खदेड़ना चाहते थे और खुद उस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। कई आदिवासियों को उन्होंने मार डाला और कई आदिवासियों को गुलाम बना दिया। अमेरिकी आदिवासियों और यूरोपियनों का सालों तक संघर्ष जारी रहा और कई साल बाद आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर आ गया। कुछ समय बाद अमेरिका में ब्रिटिश लोग भी गए और अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना दिया। अमेरिका में जब ब्रिटिश राज आया उससे पहले तो कई और यूरोपियन अमेरिका में बस चुके थे और अमेरिका में बसे उन यूरोपियनों ने 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराया और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद अमेरिका में गोरों और कालों के बीच भी कई सिविल वॉर हुए और कई लड़ाइयां लड़ी गई और उधर मूल अमेरिकी आदिवासी रेड इंडियंस का भी खात्मा होता गया। अभी तक अमेरिका कोई विकसित देश नहीं हुआ था। अमेरिका के इतने विकसित देश बनने की भी एक छोटी सी दास्तां है। हुआ यूं कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक तो दुनिया की एक ही महासत्ता थी, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का सिक्का पूरे दुनिया में चलता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फटका पड़ा और यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और कई देशों को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा।
इसके चलते यूरोप में कई मिलें, फैक्ट्रियां और कारखाने बंद हो गए और यूरोप के जो उद्योग चांद छू रहे थे उनका पहले विश्व युद्ध के अंत के साथ ही अंत हो गया और इस परिस्थिति का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कई सारे उद्योग धंधे शुरू हुए और जिस माल की खपत यूरोप में थी वो अमेरिका प्रोवाइड करने लगा। अमेरिका की फैक्ट्रियों का माल पूरे यूरोप और अफ्रीका में जाने लगा और अमेरिका कुछ ही सालों में अति धनिक देश बन गया। धीरे धीरे अमेरिकन सरकार ने दूसरे देशों के बुद्धिजीवी लोगों को भी वेलकम करना शुरू किया। इस माहिती और प्रसार के युग में उन्हें ये भी पता था कि रेड इंडियन के खात्मे की बात कभी न कभी तो सामने आनी ही है, इसलिए उन्होंने मरने की कगार पे आ गई रेड इंडियन जाति के बचाव और पुनरुत्थान के लिए नई नीतियों का गठन किया और रेड इंडियन को आरक्षण और कई आरक्षित जमीनें दी गई। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। आज पूरे अमेरिका में वहां के मूल निवासी रेड इंडियन की प्रजा कुल आबादी के 0.05% ही रह गई है और 99% से भी ज्यादा लोग अमेरिका के बाहर से आए हुए हैं। खैर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का सूर्योदय हुआ और अमेरिका दुनिया की सर्वोच्च महासत्ता बन गया। आज अमेरिका से विकसित दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चढ़ता है वो पड़ता है और एक न एक दिन हर सूर्य जरूर डूबता है। ब्रिटेन ने भी कई सदियों तक दुनिया पे हुकूमत की, लेकिन आज ब्रिटेन का सूर्य अस्त होने की कगार पर है और अब देखना यह है कि अमेरिका का क्या हाल होता है और भविष्य में उसकी जगह कौन लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे भारत के इतिहास के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना न भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। टेक केयर।